हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं आज लेक्चर नंबर 2 ऑफ IR spectroscopy, which is our vibrational spectroscopy. I will give you some recap about the previous lecture, which is कि we deal with the frequency, which is nu equal to 1 upon 2 pi under root k upon mu in hertz, and it comes mu equal to 1 upon 2 pi c under root k by mu in सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद हमने इसको काय में देखा था, सेंटीमीटर इनवर्स में देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद एनर्जी निकाली थी, तो हमारी जो एनर्जी आई थी वो आई थी न्यू प्लस हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन इन सेंटीमीटर इनवर्स। ये थी हमारी क्या, एनर्जी। और फिर हमने लास्ट में इसकी जो एनर्जी डिफरेंस निकाला था वो कितना आ रहा था, इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस इज ऑलवेज कमिंग ओमेगा। वो कितना आ रहा था, हमेशा ओमेगा आ रहा था। ठीक है, ओमेगा बार ऑसिलेशन, दिस इज अवर एनर्जी डिफरेंस। ये थोड़ा पहले की बात है। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, वो हमारा क्या है, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में, और मैंने कहा था कि कोई भी मॉलिक्यूल ऐसे नहीं होते जो पूरी तरीके से आइडियली क्या करे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को फॉलो करे। तो पहले तो मैं मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कौन से मॉलिक्यूल इसमें एक्टिव होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, और जब वो वाइब्रेट करें तो डाइपोल मूवमेंट में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब डाइपोल मूवमेंट चेंज तभी होगा जब उनके पास क्या होगा, ऑलरेडी डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगा। जैसे CN हो गया, या मैं कहूँ Cl HCl हो गया, या OCS हो गया। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे IR क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आज एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, तो पहले हमने देखते हैं कि हाउ दिस एनहार्मोनिसिटी कम्स, ये कैसे आती है एनहार्मोनिसिटी। एनहार्मोनिसिटी आने से मतलब ये है कि जो बॉन्ड लेंथ है, मींस जो जब वाइब्रेट करेगा कोई मॉलिक्यूल तो वो क्या करेगा, मींस वो हार्मोनिकली वाइब्रेट नहीं करता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि मतलब कोई भी ऐसी आइडियल कंडीशन नहीं है कि वो क्या करे, पूरी तरीके से हार्मोनिकली क्या करे, वाइब्रेट करे। तो कैसे वाइब्रेट करता है, अनहार्मोनिकली। अनहार्मोनिक से मतलब मेरा ये है कि जब वो वाइब्रेट करेगा तो उसके जो मतलब जो एनर्जी गैप्स होंगे या जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो एक जैसी नहीं होगी। इट मींस इट हैज सम चेंजेस। मैं अभी जैसे हमने निकाला था कि जो एनर्जी थी वो क्या थी, हर जगह सेम आ रही थी। अब वो ऐसा नहीं होने वाला है। अब क्या होने वाला है, थोड़ा सा चेंज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये अनहार्मोनिसिटी जो आती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उससे क्या इफेक्ट होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं उसका किसका ग्राफ, बीच एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का, एनर्जी एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का। ठीक है, जब हम इन किस में बात कर रहे थे, हार्मोनिक के केस में बात कर रहे थे, वी आर डीलिंग विद हार्मोनिक ऑसिलेटर। जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बात कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि जो कर्व ग्राफ था हमारा वो कुछ ऐसा था। ठीक है, जिसमें ये हमारा क्या होता है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, इक्वल टू 2, ऐसे करके इसमें क्या थे, हमारे एनर्जी लेवल्स बने हुए थे एट डिफरेंट वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, अब 0 इस पे भी कुछ एनर्जी होती है, इसकी कितनी होती है, हाफ, इसकी होती है 3/2 ओमेगा बार, इसकी होती है हाफ ओमेगा बार, इसकी होती है 5/2 ओमेगा बार। और इन दोनों के बीच का गैप कितना था, ओमेगा। इसके बीच का इतना आ जाएगा, यहाँ भी ये हो गया ओमेगा। ठीक है, अब जब हम किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं अनहार्मोनिसिटी, तो अनहार्मोनिसिटी से मतलब यह है कि जब हम बॉन्ड को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे। मींस जब हम बॉन्ड को क्या कर देंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे। और वैसे भी जितने भी हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हमारा सिर्फ एक ही टाइप का वाइब्रेशन पॉसिबल होता है, विच इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। उसमें बेंडिंग वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है। द ओनली वाइब्रेशन प्रेजेंट इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे किसी मॉलिक्यूल, तो एट लास्ट क्या होगा, उसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो ऐसी जब मतलब वो पोटेंशियल, मतलब वो एनर्जी जब हमारा बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, मींस अभी यहाँ से बॉन्ड क्या हो गया, मेरा ब्रेक हो गया, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, अनलिमिटेड डिस्टेंस तक खींच दिया। जब अनलिमिटेड डिस्टेंस तक खींच दूंगा तो क्या होगा, मेरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक होने में जितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, दिस इट इज नोन एज DE, which is known as dissociation energy, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं।
ठीक है। मींस अगर मैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करूं तो सिंपल हार्मोनिक में ये कैसे जाता, ये कुछ ऐसे आता और ये सीधा ऐसे चले जाता, बट इन द केस ऑफ एनहार्मोनिक ऑसिलेटर ये कैसा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज अवर डिसोसिएशन एनर्जी। अब मैं इसका एनर्जी, अब इसकी एनर्जी के बारे में बात करें तो जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फॉर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, तो जो हमारी एनर्जी निकल के आती है इन द केस ऑफ एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, वो हमारी निकल के आती है E इक्वल टू न्यू प्लस हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन माइनस न्यू प्लस हाफ का होल स्क्वायर ओमेगा बार oscillation xe. This is our energy for the anharmonic oscillator. Means nu is our vibrational quantum number, this is our vibrational quantum number, this is our frequency, this is our frequency in centimeter inverse, this one is also frequency, and this term is called enharmonicity constant, और इसको हम क्या बोलते हैं, enharmonicity क्या बोलते हैं, constant कहते हैं, जिसकी वैल्यू मोस्टली जिसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.01 होती है। जो इसकी वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 0.01। दिस इज अवर एनर्जी फॉर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। अब अगर मैं इसका E1 निकालने की कोशिश करूं, मतलब सबसे पहले तो E0 होता है इसमें, ठीक है। E0, अब इसमें जो सिलेक्शन रूल होता है, सिलेक्शन रूल जो होता है इसमें, अगर हम बात करूं कि कौन से इसमें अलाउड ट्रांजिशन होंगे, कौन से फॉरबिडन होंगे, तो जैसे हम सिलेक्शन रूल की बात करते हैं किसके केस में, नॉर्मल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, तो उसमें जो हमारा सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा V इक्वल टू +-1। दिस इज अवर सिलेक्शन रूल limited for the simple harmonic oscillator, but for an harmonic oscillator it will becomes delta V equal to +-1, +-2, +-3. This is our selection rule for an harmonic oscillator, where these two transitions are very less intensity, इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत लेस होती है, और क्योंकि जो इनकी इंटेंसिटी वो बहुत लेस क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। इसका रीजन सीधा क्या है, पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन होती है किसी स्टेट की, वही किसको करती है, इंटेंसिटी को। जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी कम क्या होगी उसकी इंटेंसिटी। अभी जो +-1 होता है वही क्या होता है, मोस्टली फेवरेबल होता है। +-2, +-3 इज नॉट फेवर्ड। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है, मींस जो पॉपुलेशन होती है उस स्टेट पे क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ एनर्जी कैलकुलेट करें, मींस डेल्टा E से इस ट्रांजिशन के लिए अगर हम डेल्टा E कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे आएगा, सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, तो पहले उसके लिए रखेंगे, तो इट विल कम्स 1 + हाफ, ठीक है, ओमेगा ऑसिलेशन माइनस 1 + हाफ ओमेगा ऑसिलेशन XE। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। उसके बाद माइनस, इसको माइनस करेंगे इसमें से, माइनस, अब इसमें मैं क्या पुट करूंगा, 0 + हाफ ओमेगा ऑसिलेशन माइनस, इसकी जगह रखेंगे 0 + हाफ का होल स्क्वायर ओमेगा ऑसिलेशन XE, ठीक है। ये वैल्यू पुट करी, अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, डेल्टा E will comes out, it will comes out 3/2 omega bar oscillation minus this will comes 2 + 1 3 on 9/4 omega oscillation XE, this will come in minus 1/2 omega bar oscillation plus 1/4 omega bar oscillation XE। ये आएगा, देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब उसके बाद इसको इरेज कर देता हूं मैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए
इससे ये माइनस हो जाएगा, तो इट विल रिमेनिंग एज 3/2 माइनस 1/2, इट विल ओमेगा ऑसिलेशन माइनस, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो -2 ओमेगा ऑसिलेशन XC, कुछ ऐसा बन के आएगा। और मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो डेल्टा इक्वल टू ओमेगा ऑसिलेशन कॉमन ले सकता हूँ, दिस इज नॉट ओनली जस्ट अ फ्रीक्वेंसी, तो इट विल कम्स आउट दिस, एंड दिस ट्रांजिशन इज नोन एज फंडामेंटल ट्रांजिशन। इसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। मींस जब हमारा ट्रांजिशन का न्यू इक्वल टू 0 से न्यू इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन होगा, जब हमारा ट्रांजिशन न्यू इक्वल टू 0 से न्यू इक्वल टू 1 में होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। और जब ये ट्रांजिशन न्यू इक्वल टू 0 से न्यू इक्वल टू 2 पे होता है तो इट विल नोन एज फर्स्ट ओवरटोन। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। और जब न्यू इक्वल टू 0 से न्यू इक्वल टू 3 पे ट्रांजिशन होगा तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। अब ये जितने भी ट्रांजिशन हो रहे हैं इसमें अगर मैं डेल्टा भी निकालूंगा तो ये आएगा +-3, ये अलाउड है। किसके केस में? एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में क्या है? अलाउड है मेरा। और इस केस में ये भी क्या होगा? अलाउड होगा, क्योंकि इसमें डेल्टा V कितना आ रहा है? +-2, दिस इज ऑल्सो अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मैंने फंडामेंटल के लिए एनर्जी निकाली, वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ? इनके लिए भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। किनके लिए? ओवरटोन्स के लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ? कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओवरटोन्स क्या बोलते हैं? ओवरटोन्स होते क्या हैं? जब हमारा ट्रांजिशन यहाँ से हो 0 से मींस ग्राउंड स्टेट से डायरेक्टली किसमें हो जाए? एक्साइटेड स्टेट में हो जाए, which is 2 और 3, मींस जब न्यू इक्वल टू 0 से न्यू इक्वल टू 2 पे या 3 पे या 4 पे आगे को चलता रहेगा। जब ये ट्रांजिशन मेरे होते हैं इनको मैं क्या बोलता हूँ? ओवरटोन्स बोलता हूँ। इनको मैं क्या बोलता हूँ? ओवरटोन्स कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इनके लिए एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूँ तो इनके लिए डायरेक्टली एनर्जी अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखूँ तो वो एनर्जी कैलकुलेट जो मेरी करके आती है वो आती है 2 ओमेगा E ब्रैकेट में 1 - 3 XE, दिस इज फॉर फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या है? मेरा फर्स्ट ओवरटोन की क्या होती है? मेरी एनर्जी होती है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर सेकंड ओवरटोन की एनर्जी निकालना चाहूँ तो सेकंड ओवरटोन की एनर्जी निकल के आती है डेल्टा E इक्वल टू 3 ओमेगा E ब्रैकेट में 1 - 4 XE, दिस इज द एनर्जी फॉर माय सेकंड ओवरटोन। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके पास फंडामेंटल इक्वेशन है डेल्टा E इक्वल टू न्यू प्लस हाफ ओमेगा ऑसिलेशन माइनस न्यू प्लस हाफ होल स्क्वायर ओमेगा E XE, ठीक है। यह ऑसिलेशन है, सॉरी। इसकी जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है। एक बार आपको रखना है 0, एक बार रखना है 2, एक बार रखना है 0, एक बार रखना है 3। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? दिस इज द वैल्यू फॉर द एनर्जी लेवल्स फॉर एनर्जी डिफरेंस फॉर द ओवरटोन्स, ठीक है। ये मेरी क्या होती है? ओवरटोन्स के लिए एनर्जी डिफरेंस होता है। अगर अब इसमें एक लास्ट और बात कर लेते हैं विच इज नोन एज हॉट बैंड्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? हॉट बैंड्स कहते हैं। अभी तक आपने देखा होगा जितने भी ट्रांजिशन मैंने कराए, जो फंडामेंटल हो, चाहे वो ओवरटोन हो, चाहे वो फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, चाहे जो भी हो, वो सारे मेरे ट्रांजिशन कहाँ हुए? ग्राउंड स्टेट से हुए। ऐसा क्यों? अब ग्राउंड स्टेट से क्यों करवाया? बिकॉज द ग्राउंड स्टेट न्यू इक्वल टू 0 इज मोस्ट पॉपुलेटेड। ये मेरी कैसी होती है? मोस्ट पॉपुलेटेड। दिस इज माय मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। इसी वजह से मतलब जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होगी वहीं से ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे। क्यों ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे वहां से? क्यों? क्योंकि वहां पर से अगर हम और ट्रांजिशन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ये कहे कि और जगह से ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, और जगह से भी ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, बट अगर हम उनका स्पेक्ट्रा लेंगे तो वो दिखाई ही नहीं देंगे। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि ये ट्रांजिशन हो रहे हैं? तो जो इस ट्रांजिशन हमें स्पेक्ट्रा में दिखाई देंगे हम उन्हीं की बात इसमें क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास प्रूफ है ना उसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। उस चीज को प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या है? स्पेक्ट्रा है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं न्यू इक्वल टू 0 से न्यू इक्वल टू 5 में ले जाऊं और उसका भी स्पेक्ट्रा ही नहीं आ रहा है तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये कहानी है। न्यू इक्वल टू 0 जो होता है मेरा मोस्टली पॉपुलेट होता है। और एक बात, जब भी न्यू इक्वल टू 0 से न्यू इक्वल टू 1 में मेरा ट्रांजिशन होता है तो इसका भी अगर मैं बताऊं तो इसका जो मतलब पॉपुलेशन जो ट्रांसमिशन होता है, मींस अगर यहाँ मेरे 100 मॉलिक्यूल्स हैं
तो ट्रांजिशन के बाद म्यू इक्वल टू 0 से म्यू इक्वल टू यहाँ 1 ही रह जाता है, सिर्फ 1% मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप ओवरटोन्स करवाएंगे तो वो और भी ज्यादा लेसर नंबर में होगा, ठीक है। मींस टोटल अगर यहाँ 100 है तो यहाँ कितना मॉलिक्यूल पहुंचता है, एक ही मॉलिक्यूल का करता है मेरा पहुंचता है ट्रांजिशन के बाद। लेकिन अब ऐसे में स्पेक्ट्रा लेना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। जब इतनी कम पॉपुलेशन है, इतना लेस इंटेंसिटी आएगा, तो ऐसा देखा गया कि जब हम क्या करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर रोल आता है किसका, टेम्परेचर का। जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो यही ट्रांजिशन जो मेरा क्या है सिर्फ कितना हो रहा है 1% मेरा यहाँ पर ट्रांजिशन शो कर रहा है, यही ट्रांजिशन मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है 10% में होता है। जब हम इसको क्या करते हैं 600 केल्विन पे जब हमने स्पेक्ट्रा लिया तो यही ट्रांजिशन जो पहले 1 डिग्री मतलब 1% के 1% स्पेक्ट्रा वो दिखा रहा था, अभी कितना दिखा रहा है 10% दिखा रहा है। मींस अगर यहाँ पहले 100 मॉलिक्यूल थे तो अब यहाँ ट्रांजिशन के बाद कितने मॉलिक्यूल पहुंचेंगे, 10 मॉलिक्यूल्स पहुंच गए। तो फिर से कहानी ये आई कि अब यहाँ पर 10 है तो इसका मतलब है कि न्यू इक्वल टू 0 से मतलब न्यू इक्वल टू 1 से न्यू इक्वल टू 2 में भी क्या हो सकता है ट्रांजिशन होगा, और वो भी हमें दिखाई दिया जा सकता है। तो इसी ट्रांजिशन को जब हमारा ट्रांजिशन कहाँ होता है न्यू इक्वल टू 0 से न्यू इक्वल टू 2 में जो मेरा ट्रांजिशन होगा, दिस ट्रांजिशन इज नोन एज हॉट बेंड्स। इस ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं, हॉट बेंड्स कहते हैं। क्लियर। तो जब मेरा ट्रांजिशन कहाँ होगा न्यू इक्वल टू 1 से न्यू इक्वल टू 2 में जब मेरा ये ट्रांजिशन होगा उसको मैं क्या कहूंगा, हॉट बेंड्स कहूंगा। हॉट बेंड के पीछे रीजन टेम्परेचर का है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो एक्साइटेड स्टेट मतलब न्यू इक्वल टू 1 में क्या होता है, मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है। मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से ये ट्रांजिशन न्यू इक्वल टू 1 से न्यू इक्वल टू 2 की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हॉट बेंड्स कहते हैं। और इसकी भी आप एनर्जी सिमिलर फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको सिंपली न्यू इक्वल टू 1 और न्यू इक्वल टू 2 रखना है। क्लियर। सो दिस इज अवर टॉपिक इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब फिर से वही आपके लिए एक नोट पॉइंट कि इसमें जो सैंपल यूज किया जाता है उसकी जो स्टेट होगी, मींस किस स्टेट में वो प्रेजेंट होगा, उसकी स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट होती है। वो किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मींस जब आप सैंपल करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मींस जब आप आईआर स्पेक्ट्रा लेंगे किसी मॉलिक्यूल का तो वो कैसा, उसकी स्टेट कैसी होनी चाहिए, लिक्विड। नॉट गैसेज स्टेट में ये पॉसिबल नहीं है। गैसेज स्टेट में क्या होते हैं, ये पॉसिबल नहीं होते हैं। इसीलिए जो HCl होता है, जो HCl होता है वो किस फॉर्म में देखा जाएगा, ज्यादातर हम लिक्विड फॉर्म में इसको देखते हैं। इसको हम किस फॉर्म में देखते हैं, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और कभी आपने ऐसा भी देखा होगा HCl gives H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये गैस है। तो आपने कभी इस रिएक्शन को देखा है, ऐसा कहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं देखा होगा। बिकॉज क्योंकि जब आप इसका एंथैल्पी निकालेंगे डेल्टा G वो पॉजिटिव में आता है, विच इज नॉट फेवर्ड। अगर आप इसका कभी गिव्स एनर्जी के उसमें अगर आप इसका देखेंगे, मींस HCl गैस कहीं लिखा हो और ऐसे H पॉजिटिव निकाला हो, तो दिस ये जो इसकी गिब्स एनर्जी आती है वो कायम आती है, पॉजिटिव में आती है, विच इज नॉट फेवरेबल। तो इसीलिए जब HCl को हम एज अ एसिड यूज करते हैं तो उसको हम ऐसा HCl एक्वस लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, H3O पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज फेवर्ड। और इसकी जो डेल्टा G एनर्जी आती है, गिब्स एनर्जी आती है, वो कायम आती है, नेगेटिव में आती है, एंड दिस इज फेवर्ड। ठीक है। तो ये गैसेस और सॉलिड के बीच में मैं थोड़ा सा अंतर बता रहा था। बेसिकली ये बता रहा था कि जब आप IR स्पेक्ट्रा लेंगे तो जो सैंपल होगा वो कायम आता है, लिक्विड स्टेट में हम लेते हैं। ठीक है। यहीं पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म होता है। अब होगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रोटेशनल और वाइब्रेशनल को एक साथ मर्ज करेंगे। ठीक है। तो हमारे साथ अब तक के लिए बने रहिए।